आप सभी को मैं अवगत करा दूं, अभी हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं राहुल प्रसाद सर, जिनका कि चयन पीएमआई सॉरी आई सर क्या विषय था मैं भूल रहा हूँ। PMIR LSW। यस यस, पीएमआईआर विषय में सर का चयन हुआ है, जिनका कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में चयन हुआ है और सर ने ज्वाइन भी सर कर चुके हैं। और सर की उदारता के लिए सबसे पहले सहृदय से धन्यवाद, क्योंकि सर पहले भी हम सबों के संग जुड़ चुके हैं और अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिए हैं, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से सर के साक्षात्कार सत्र को हम लोगों ने नहीं रिकॉर्ड कर पाया हमने। लेकिन सर फिर भी आज जुड़े हैं और सर से महत्वपूर्ण पहलू हम ये समझ पाएंगे कि आफ्टर रिजल्ट आपका चयन हो जाता है, तो चयन के बाद की क्या क्या प्रक्रिया है, चयन के बाद आपको कैसे कैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं और कैसे फिर आपकी ज्वाइनिंग करनी होती है। और साथ ही साथ चूंकि सर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को हम सभी नहीं सुन पाए थे और यहाँ पर जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकतम नए हैं, तो सर से मैं चाहूँगा अपने स्मृति पटल पर थोड़ा जोर दे करके, चूंकि आपका रिजल्ट आए हुए भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 6 मंथ अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो यस, तो बहुत लंबी अवधि है, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि आप स्मृति पटल पर थोड़ा विशेष जोर दे करके आपके क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे, और हम सभी नवीन प्रतिभागियों के लिए जो नए नए प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका सुझाव है, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ आफ्टर रिजल्ट क्या क्या पहलू हैं जिसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। वंस अगेन वेलकम राहुल सर। सबसे पहले तो अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अ, मैंने देखा है कि जब इंटरव्यू का सब्जेक्ट जब आने लगते हैं बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं इंटरव्यू को लेकर के। और फिर रिगार्डिंग कि हमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह के सवाल होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये लाजमी भी होना भी चाहिए। घबराहट होती है, ठीक है, वो चीज़ तो फिर पार्ट ऑफ इंटरव्यू होता है। देखिए, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो अच्छी बात है, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अब आपको सेकंड चरण में जाना होगा, जो कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको क्या सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इंटरव्यू में आप वहाँ पे जाइएगा तो बहुत सारे पैनल बने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। 4 या 3 या 4 लोगों का पैनल होता है, इंटरव्यू पैनल। तो जैसे कि आप वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है। वो तो शायद और भी जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने शायद बता ही दिया होगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब कि प्रोविज़नल किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपको ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट लेके जाने होंगे। वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है ना कि बहुत सारे बच्चों के पास ग्रेजुएशन का या पीजी का जो रहता है वो प्रोविज़नल लेके वो चले जाते हैं, बट वो नहीं एक्सेप्टेबल रहता है, क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं कि उसका वैलिडेशन सिर्फ़ 6 मंथ के लिए रहता है। वो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जॉब के लिए आपको ओरिजिनल लेना होगा। तो आप जितने भी हिंदी के अभी तो बड़ा सब्जेक्ट में हिंदी का होने वाला है इंटरव्यू, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपना सर्टिफिकेट जाके निकलवा लीजिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है ना एक छोटा-सा गलती की वजह से रोक दिया जाएगा और आपको दोबारा एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हम मिस कर जाएँगे। उसके बाद आपका नंबर आता है, मतलब आप समझ जाइए कि जब आप इन करते हैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तभी से। डॉक्यूमेंट्स 3-4 चरण में वेरिफाइड होते हैं। आपका वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये कितना बना है। अगर आपको कुछ गलती लग रही है कि नहीं मेरा यहाँ पे हो ये पेपर मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। है, बताया जाएगा कि क्यों नहीं ये एक्सेप्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका एक पेपर एक्सेप्ट नहीं होता है, 4 पेपर तक कंसीडर किया जाता है। तो आपने जो हार्ड कॉपी भेजा हुआ है ना, तो वो पहले से ही उनके पैनल जो है वो चेक कर चुके हैं और उसमें स्टाम्प लगा दिया रहता है, ये एक्सेप्टेबल है, इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएँगे। ऐसे करके सारे पेपर पे रहते हैं। तो आप जब वहाँ पे जाएँगे वेरिफ़िकेशन के लिए, जब ओरिजिनल दिखाएँगे, तो वहाँ पे आपका फ़ाइल रखा रहता है उनके पास। तो उसपे सारा चीज़ रहता है। तो वहाँ पे देखेंगे 3-4 चरण में रहता है। एक जगह पे एक जो रहेंगे वो आपके सर्टिफ़िकेट देखेंगे, फिर सेकंड में जाएँगे काउंटर पे, तो वो आपके पब्लिकेशन देखेंगे, फिर जाएँगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। ऐसे करने के बाद फाइनली वो सब चीज़ ओके होने के बाद आपको एक वो स्लिप दे देंगे, कोडिंग लिखा रहता है, ABCDE कुछ भी लिखा रहेगा। उसके बाद फिर आप अंदर जाइएगा इंटरव्यू पैनल में। सॉरी। तो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि मतलब कि 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर जो भी कम रहा है उसमें, आप जाके वहाँ पे बैठ जाएँगे, फिर एक आएँगे वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो बताएँगे
कहेंगे कि आप अंदर जा सकते हैं। तो आप जाएँगे प्रॉपर वहाँ से बोलेंगे मैं कम इन सर ठीक है, आप फिर अंदर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो देखिए मैंने देखा है कि जनरली आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत लंबा नहीं जाता है, बट 10 मिनट जाता है तो समझिए कि हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। ऐसे जाके 2 मिनट या 3 मिनट में निकलने वाले बहुत कैंडिडेट रहते हैं। अगर आप अच्छा आंसर करोगे तो थोड़ा लंबा चलेगा। और वो वहाँ पे जितने भी रहते हैं एक्सपर्ट के बाद जान जाइए कि वहाँ पे सिर्फ़ 2 लोग जो रहते हैं, जैसे 4 लोगों का पैनल सपोज़ कीजिए ज़्यादातर में 4 लोग रहते हैं, तो 2 जो रहते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं आपके सब्जेक्ट के, बाकी 2 जो रहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपके सब्जेक्ट के हो। तो उसमें होता क्या है ना कि वो लोग ज़्यादा पब्लिकेशन पे और आपके रिसर्च पे फ़ोकस करेंगे। और उसमें बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है ना आपसे आपके रिसर्च के बारे में पूछेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक क्या था? आपने कहाँ पेपर पब्लिश किया? किस जर्नल में हुआ? उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था? उसके बाद वो मतलब कि किस रेटिंग का अ, ये है मतलब कि जर्नल था। फिर उसमें तमाम तरह के आएँगे आपके रिसर्च में जाएँगे तो थोड़ा डीपली भी पूछते हैं। हाँ, जैसे कि आपका जो था क्राइटेरियन क्या था, प्रिडिक्टर क्या था, मिटिगेटर क्या था, क्या टूल लगाया था, क्या टेक्निक लगाया था, इस तरह के क्वेश्चन्स पूछेंगे। उसके बाद फिर अब वो सब जवाब देते हैं तो फिर सेकंड मेंबर जो है जब एक एक मेंबर पूछेंगे तो फिर दूसरा मेंबर जो है वो पूछेंगे नहीं, चुपचाप सुनेंगे। तो आप आंसर दे दिए तो ठीक है, सेकंड वाले जो है वो एक्सपर्ट है तो कमिटी वाले हैं तो वो आपके सब्जेक्ट में जाएँगे फिर। तो बहुत टफ नहीं पूछते हैं, ऐसा आपको नहीं लगेगा बिल्कुल कि हमें फँसाने के लिए ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ही कॉमन चीज़ पूछेंगे बहुत मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बहुत आसान-आसान चीज़ पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पूछ दिया या फिर थोड़ी-सी घबराहट होती है बट उसको आपको कंट्रोल करना होगा। बस वो स्ट्रेटेजी अपनाइए, फर्स्ट कंट्रोल करना होगा। तो जाएँगे तो आपसे आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछेंगे। पूछेंगे आपने क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ा है? आप बताएँगे हमारा ये पेपर था। तो उसी में से पूछेंगे आपका इंटरेस्ट क्या था? फिर उसमें से चूज़ करके पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आप ये बताइए ये क्या होता है? ये थ्योरीज़ ब ज़्यादातर है ना थ्योरीज़ पे जाते हैं हम लोग, कि ये थ्योरी किसने दिया था? इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब कॉन्सेप्चुअल रहता है और आसान रहता है। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि हाँ, ठीक है आप और जो ये और एक जो मेंबर रहेंगे, वो किसी-किसी कैंडिडेट को बोल देता है जैसे फ्रेशर, खासकर फ्रेशर, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। क्योंकि मैंने 3 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ था, बट उस वक़्त मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट नहीं था, तो इसलिए मैं उसको सबमिट नहीं कर सका था। इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि सर मैं फ्रेशर हूँ और मैंने 2021 में अपना पीएचडी सबमिट किया था। तो मैं एज़ अ फ्रेशर ही वहाँ गया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कुछ टॉपिक दिया कि अच्छा ठीक है आप ये पढ़ाइए। जैसे कि मैं बता ही देता हूँ मुझे उन्होंने कहा था कि हॉर्थन एक्सपेरिमेंट क्या है? वो बताइए बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा पढ़ाइए। मैंने पढ़ाया तो फिर उसके बाद वो थोड़ा-सा मतलब कि बोर्ड वगैरह कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही बोलते हैं कि आप खड़ा होके पढ़ाइए, कैसे पढ़ाएँगे बच्चों को? फ्रेशर को। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है मैंने देखा है उनसे पढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जनरली नहीं कहा जा रहा बट वो डिपेंड करता है पैनल के ऊपर। लेकिन आप तैयारी करके जाएँगे कि कुछ टॉपिक क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप किसमें कंफर्टेबल और क्या पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई थ्योरी पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा हाँ सर पढ़ा सकता हूँ। कौन-सा थ्योरी पढ़ाएँगे? मोटिवेशनल पढ़ा सकते हैं? मुझे हाँ सर थ्योरी मुझे याद है मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा ठीक है ऑर्फन एक्सपेरिमेंट पढ़ो। मैंने बताया, फिर उसके बाद वो स्विच कर दिया अच्छा ठीक है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़े हैं? बोले हाँ सर, तो फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है। मतलब इस तरह का इंटरव्यू करीब-करीब 16-17 मिनट मेरा चला था। तो उसके बाद आपको मार्क्स नहीं पता चलता है कि आप चाहे तो आरटीआई से मार्क्स मँगा सकते हैं कि आपको कितना मिला है, बट मान के चलिए अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ तो 8 से 10 नंबर मिल जाते हैं, इससे नहीं तो 2, 3, 4, 5 तो बहुत लोगों को मिलते हैं। तो ये आपका इंटरव्यू हो गया, उसके हफ़्ता 10 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद का जो कहानी है ना, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। जैसे कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी इन लोगों ने क्या सबसे पहले तो आपका फ़ाइल वहाँ से जाएगा शिक्षा विभाग, फिर वहाँ से सचिवालय, फिर ऐसे करते-करते इंटरव्यू फाइनल होने के बाद जब आपका यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज के लिए जब सिलेक्शन हो जाता है रिज़ल्ट आने के बाद, आपका फ़ाइल आपको पता करना होगा कि मेरा फ़ाइल कहाँ तक पहुँचा है। पहले सचिवालय जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए, वो लोग थोड़ा स्लो काम करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा फ़ाइल शिक्षा विभाग गया, शिक्षा विभाग से फिर यूनिवर्सिटी। 3 स्टेप में फाइनली जब वो यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है फ़ाइल,
तो आपको वहाँ पे है ना वीसी सर से मिलना होगा। तो वो होता क्या है प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर क्या है ना कि वो लोग क्या करते हैं ना, जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ना, उनको मेल करते हैं कि आप लोगों का काउंसलिंग होगा, ठीक है? मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपके जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो एक प्रॉपर मेल जाता है। बट कहीं-कहीं पे है ना मेल-वूल नहीं वो कर रहे हैं, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाइएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा सर आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, हम लोग इतने कैंडिडेट हैं आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे आप सब कैंडिडेट एक साथ आइए। तो सबको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मेल जो है ना वो जनरली नहीं करते हैं। कुछ-कुछ हमारा यूनिवर्सिटी ने नहीं किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं। बाकी तिलका मांझी ने वीर कुँवर सिंघारा इन सबों ने किया था। और बी.आर. मंडल कॉलेज इन लोगों ने मेल किया था, बट वो ज़्यादा टाइम ले लिया था। हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग कितने लोग? हम लोग 4 ही लोग का सिलेक्शन हुआ था। मैंने कहा कि सर 4 लोग हैं तो बोले ठीक है, अगर चारों आ जाते हैं तो मैं वेरिफिकेशन करवा दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग 4 लोग कंसल्ट में थे। तो हम लोग चारों लोग गए एक दिन, तो एक एप्लीकेशन बोला कि आप लोग एप्लीकेशन दे दीजिए। हम लोग 4 लोग हैं जो जॉइन करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन उनको दे दिया। तो एप्लीकेशन देने के करीब 5-6 दिन के बाद जो है ना बोला बोला गया था एप्लीकेशन दे दीजिए आपको मिल जाएगा, बट मेल नहीं आया। तो 4-5 दिन के बाद हम लोग गए तो बोला ठीक है आप लोग वेरिफिकेशन करवा लीजिए सेम डे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए हुए थे, तो फिर दोबारा लेके के गए। तो वो लेते नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फाइल पहुँचा रहता है। आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पहले ही सबमिट कर चुके हैं। तो केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो देखते हैं और वहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा लेगा, जो कि एक जनरल सर्जन से बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट डॉक्टर से। तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फाइल जो है वो डीसी सर के पास भेजा जाता है। तो 3-4 दिन के बाद डीसी के पास फाइल चला जाता है, उसके बाद आप जा कर के उनसे टाइम लीजिए। इसी तरह देखते हैं आप बताते हैं कि ठीक है ये कैंडिडेट को 2 दिन बाद बुलाइए इसको मतलब डेट बता देते हैं। तो वो लोग आप कंसल्ट करते रहिए तो वो लोग बता देंगे कि ठीक है आप फाइल में लिख देते हैं तो वो बता देंगे कि आपको 2 दिन बाद का टाइम दिया गया है इतना बजे से इतना बजे तक। तो वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे डीसी सर जो रहता है ना एक मीट टुगेदर होता है उसको आप ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, इंटरव्यू तो नहीं रहता है वो ओरिएंटेशन रहता है एक तरह से। तो थोड़ा-मोड़ा इंटरव्यू वहाँ पे भी होता है कि आप नया जगह पे जा रहे हैं, कैसे बच्चों को डील करेंगे, कैसे पढ़ाएँगे, किस टॉपिक पे आप कंफर्टेबल है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं वहाँ पे और कुछ कॉमन चीज़ें भी पूछ लेते हैं। हाँ, तो बिहार के बारे में ही कुछ पूछ लेंगे मतलब जीके जीएस से थोड़ा बहुत पूछते हैं, मतलब वो उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है। अगर आप हाँ, ये बोल लेकिन ये ज़रूर बोलते हैं ना कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, क्योंकि वो सुनना चाहते रहते हैं। हालाँकि मैंडेटरी नहीं है, कहीं पे ऐसा है नहीं, बट वो जानना चाहते हैं कि आप एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने जा रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं कि आप जितने भी जवाब दे रहे हो, वो इंग्लिश में दीजिए। हाँ, तो वो कोई टॉपिक दे देते हैं कि आप बिहार के बारे में थोड़ा-सा बोल दीजिए, कैसे बोलें? या फिर कोई भी टॉपिक बेरोज़गारी के बारे में बोल दीजिए कैसे बोलें? गरीबी क्या है? या फिर एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2030 इस टाइप का वो कुछ-कुछ पूछेंगे और फिर उसके बाद वो कॉलेज दे देंगे कि आप इस कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहिए। तो होता क्या है ना कि हमारे साथ हुआ क्या ना कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है ना 3-4 कॉलेज जो है वो बिल्कुल नया खोला हुआ था। तो हमारा सैंक्शन पोस्ट जो था वो एन कॉलेज पटना के लिए था, 4 सीट। तो एन कॉलेज पटना में 2 लोगों को दिया, 2 लोगों को है ना डिफरेंट कॉलेज दिया। वहाँ पे जो है ना नए-नए कॉलेज खुले तो वहाँ पे एक भी टीचर नहीं था। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में जॉइन करवाया और उसके हफ्ता 10 दिन के बाद है ना एज़ अ डेपुटेशन वो हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में भेजा। वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था नहीं एक्चुअली। उन्होंने कहा कि अभी जो आपसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है आप उसको देखिए, पढ़ाइए और जब रिक्रूटमेंट आ जाएँगे वहाँ पे टीचर सब आ जाएँगे तो फिर आप अपना सेक्शन पोस्ट पे आ जाएँगे। तो इस तरह का था। तो रिज़ल्ट आने के 1 डेढ़ महीना बाद कुछ लोग पटना के थे वो लोग दौड़ रहे थे तो जल्दी से उनका काम हो गया था। तो फिर वो लोग वही लोग काम-वाम करवा दिए थे, अपना फाइल वगैरह बढ़वा दिए थे और उसके बाद फिर जॉइनिंग दे दिया, जॉइनिंग लेटर दे दिया और बोला कि 10 दिन में जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। हम जाकर के ज्वाइन किया। वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट जानने के बाद मुझे लगा कि यहाँ साइकोलॉजी का कुछ पेपर है, इकोनॉमिक्स के कुछ पेपर है, जो कि हमारे पीएमआई और एलएसडब्ल्यू से मैच करते हैं। तो मैं वो पढ़ने लगा। बस इसी तरह चल रहा है। तो मुझे जॉइन किए हुए करीब-करीब 4 महीना हो गया है। सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीना के बाद जो है कुछ और बच्चे आएँगे, जॉइन करेंगे, तो सबको अपना-अपना सेक्शन पोस्ट पे जो है भेज दिया जाए।
यही प्रोसीजर है। थैंक आप यू लिख सो देते हैं। मच सर। आपने सभी पहलुओं को बारीक ढंग से एक-एक चीज़ को, एक-एक पहलू को आपने रखा। लगभग 6 महीना हो जाने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि आपका साक्षात्कार कल ही समाप्त हुआ है, चूँकि आपने एक-एक वाक्य को, एक-एक शब्द को अक्षरशः ऐसा प्रतीत हुआ कि रखा। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के आधार पर हम सब जितने भी यहाँ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी जो प्रतिभागी इसे देख रहे हैं, सभी इस सारे पहलुओं को समझे होंगे। जी हाँ, कोई अगर पूछना चाह रहे हैं राहुल सर से, उनके कुछ प्रश्न अगर कुछ अधूरे हैं तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। एनीवन? ओके, लगता है सभी लोग प्रश्न विहीन हो चुके हैं क्योंकि आपने सभी पहलुओं को ही रख दिया है। राहुल सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी आपका डायरेक्ट पाटलिपुत्रा में हुआ, इसके बाद कॉलेज के लिए आपको वहाँ पर डिपुटेशन के रूप में भी भेजा गया, राइट? सर, इस दरमियान जैसे आपने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ समय दिया जाता है कि इतने दिनों के बाद आप आकर के ज्वाइन करिए, कितने दिनों का समय दिया गया था? 14 डेज रहता है, जैसे कि आपको आपने आपका काउंसलिंग हो गया है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो फिर 14 डेज का टाइम रहता है कि विद इन 14 डेज। वो जो ज्वाइनिंग लेटर देते हैं उसमें सारा चीज मेंशन रहता है कि 2 साल का आपका जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा, उसके बाद परमानेंट होगा। आपने लेवल 10 पे 57,700 बेसिक पे ज्वाइन किया, सारा चीज मेंशन रहता है। उसमें रहता है कि आपका जो ज्वाइनिंग हो यूनिवर्सिटी में कराया गया है, और आप जो है प्रिंसिपल से जाकर के कंसल्ट कीजिए, अपना जो है वो योगदान जो है वहाँ पे दीजिए। तो आप विद इन 14 डेज में आप जा सकते हैं वहाँ पे जाकर के, या सेम डेज भी जा सकते हैं। तो 14 दिन के अंदर में आप जाके वहाँ ज्वाइन, वहाँ पे भी एक आपको ये देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा कि मैं इस सब्जेक्ट में मेरा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से प्रमाण है, जिसका पत्रांक संख्या इतना इतना जो ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन रहता है, वो सब लिख करके आपको कहते हैं, आपको लिख देते हैं अलाउड टू टेक चार्जेस लिख देते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग सक्सेसफुल जैसे लिख देते हैं, एग्जाम लगा देते हैं, वो स्कैन होकर यूनिवर्सिटी चला जाता है। ओके, ओके। और उसके बाद फिर सर, आप अपनी आवाज़ थोड़ा लाउड रखें एक्चुअली। यस, यस, बिन्नी मैम आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यस, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। आ, बधाई हो सर, आपने ज्वाइन कर लिया है। सर, मेरा सिलेक्शन जो है वो तिलका मांझी भागलपुर में हुआ है। तो क्या आप मुझे ज्वाइनिंग को लेके कुछ राय दे सकते हैं, कब तक वो हो सकता है या कैसे? आपका सब्जेक्ट था? लॉ, लॉ। लॉ है सर। अभी 1 महीने पहले लॉ लॉ सब्जेक्ट है सर, 1 महीने पहले ही हमारा रिजल्ट आया है। क्योंकि तिलका मांझी तो ज्वाइन करवा रहे हैं, उन्होंने पीएम हायर के 4-5 बच्चों को ज्वाइन करवाया है। वहाँ के जो अभी वीसी आए हैं वो अच्छे हैं, वो ज्वाइन करवा दे रहे हैं। आपको जाना होगा एक बार, आप वहाँ पे जाकर के डीएसडब्ल्यू से रजिस्ट्रार सर से मिलिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए एक लिख करके कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस आगे कर देंगे, वो ज्वाइन करवा देंगे। बैठे रहिएगा मेल का इंतजार में, तो फिर लंबा टाइम सर, तो जैसे कि 10 लोगों, आई थिंक 7-8 लोगों का तिलका मांझी में हुआ है सिलेक्शन, तो अगर मैं अकेले चाहूँ ज्वाइन करना तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बट वो बोलेंगे कि आप लोग एक साथ आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अगर आपके कंसल्ट में आई थिंक 2-3 लोग तो ज़रूर होंगे। जी अगर नहीं, किसी सर। को पता चल जाएगा, अगर आप किसी को एक बस बार पता चल। आप एक बार तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जाइए, हो सकता है विश्वविद्यालय से ही आपसे पहले ही 2-4 अभ्यर्थी कंसल्ट कर रखे हों, बिल्कुल, कर चुके होंगे। कर हाँ, चुके क्योंकि होंगे। 1 महीना हो गया तो आप जा सकते हैं। पहले तो आप वहाँ कॉलेज जाएँगे ना मैडम, तो आपको पता चलेगा कि आपका फ़ाइल यहाँ आया है कि नहीं। तो अगर आया होगा हुँ। तो प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो वो बताएँगे अभी आया नहीं है, तो आपको फिर पहले सचिवालय जाना होगा। तो वहाँ पे आप पता करेंगे तो वो, क्योंकि फ़ाइल जो है ना छुट्टी-वुट्टी की वज़ह से वो दब के रह जाता है। तो होता है कि और भी बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा कंप्लीट, सबको साथ में मिलेंगे। यही लेकिन आप यही जाके वहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा। यही एक्चुअली मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड कर दूँ। एक्चुअली अब तक होते होते क्या आया है कि आयोग की तरफ से जब तक 2-4 विषय के अभ्यर्थियों का 2-4 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक जॉइनिंग नहीं कराते थे। रीज़न है कि ये छोटे-छोटे विषय रहा करते थे और 2-4 अभ्यर्थी के रिज़ल्ट आएँगे, 2-4 अन्य विषय के भी आ जाएँगे तो थोड़ा बंडल में रिज़ल्ट हो जाएँगे, बंडल में अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी। तब उसे ये लोग हाँ, ये मैं
मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आयोग जो है ना एक साथ जो है ना 2-3 सब्जेक्ट वाले को ही भेजता है, सिंगल-सिंगल नहीं भेजता यस, है यही चीज़ मैं एग्ज़ाम। कह रहा हूँ। तो ये बिन्नी मैम एक चीज़ तो ये है कि हो सकता है आपका आगे बढ़ा हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आपका आगे ही नहीं बढ़ा हो। हिंदी विषय के हुँ, रिज़ल्ट आने के बाद ही शायद आपका आगे बढ़ने वाला है, तो वेट करें, ठीक है? नहीं तो आप एक बार जी। चाहें तो तिलका माझी में भी जैसा कि सर ने भी बताया कि आप जाके वहाँ भी कंसल्ट कर सकती हैं। सर नहीं, एक्चुअली मैं अभी बिहार से बाहर हूँ, तो इसलिए ठीक ये है, तो थोड़ा फिर वेट कर लें, वेट कर लें। ओके, हाँ, थैंक यू विनी मैम। और कोई प्रश्न है या थैंक यू सर। ओके। जी हाँ, डॉक्टर सुमन गुप्ता कोई प्रश्न अपने रखना चाह रही थी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी यस। कि कोविड तो निकल चुका है, लेकिन क्या कोविड का सर्टिफिकेट अभी प्रेजेंट करना है वहाँ? इसके रिगार्डिंग बिन्नी मैम अप्रोप्रिएट बता पाएंगी, क्योंकि उनका अभी हाल के दिनों में ही सबसे लेटेस्ट इन्हीं का इंटरव्यू हुआ है। बिन्नी मैम, क्या आपको कोविड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट ले जाने थे? या जी सर, तो वो जो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे, वो शायद उन्होंने एडिट नहीं किया है, तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। पर होता ये है कि अगर आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो आप अपना जो डबल वैक्सीनेशन वाला कोविड सर्टिफिकेट होता है, वो तो अवश्य लेके जाएँ। लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट लेकिन सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं कोविड रिलेटेड, राइट? देखिए जी, देखे जा रहे हैं। वो आपको किसी भी हाल में प्रस्तुत करना है। ओके, ओके। ओके, थैंक्स मैम। जी। एनीवन? और कोई है जो अपने प्रश्न रखना चाह रहे हैं? ओके, थैंक यू एवरीवन, आप सभी जुड़े। और राहुल सर आपका, जी हाँ, श्वेता मैम अपने प्रश्न रखें। सर मेरा बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, क्या सर आपको घबराहट हुई थी अंदर घुसने में? सर तो ऑलरेडी हाँ, टीचिंग में, हाँ हाँ, रखें रखें। ठीक है मैडम। नहीं, इसका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए हेजिटेशन, घबराहट, डर सबको होती है, ठीक है? तो वो लाज़मी है, वो होना भी चाहिए। अगर आप नहीं होता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हाँ, तो वो होता है, लेकिन 1-2 मिनट में अंदर जाने के बाद है ना, उनका बिहेवियर इतना अच्छा फ्रेंडली रहता है ना कि आप उनके साथ जो है ना अटैच हो जाएँगे, कनेक्ट हो जाएँगे, ईज़िली कनेक्ट हो जाएँगे, आपको नहीं लगेगा। क्योंकि पहले वो स्टार्टिंग में इतना आसान-आसान सवाल पूछते हैं ना, जो कि हर एक कैंडिडेट जिसने पीएचडी किया है वो डेफ़िनेटली जानता ही रहता है। हाँ, आपका पूछ देंगे आपने 5 पेपर पब्लिश किया है तो किस-किस जर्नल में था? आप बता देंगे। हाँ, लेटेस्ट कौन-सा था? इसमें आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? मतलब आपके आउटपुट क्या थे? ठीक है? हाइपोथेसिस क्या बनाया था? हाँ, आपके रिसर्च प्रपोज़ल क्या था? रैशनल क्या था? डायग्राम क्या था? क्राइटेरियन क्या था? मीडिएटर आपने क्या रखा था? सपोर्टिंग वेरिएबल्स क्या-क्या थे? तो तो ये सब आपको बहुत पूछे कैसे प्रश्न आपसे सर? शॉर्ट से पूछे कैसे प्रश्न? क्या मैडम सॉरी? आप आपसे शोध पत्र पे प्रश्न पूछे गए थे रिसर्च वाले से? हाँ, हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। क्योंकि क्या दोनों का मैंने सुना था, मैम का और सर का। दोनों में डॉक्टर डॉक्टर श्वेता मैम, जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया है कि इंटरव्यू जो होता है वो कोई सेट रैंड ऐसा नहीं है, कोई सेट मेंटालिटी सेट वहाँ पे नहीं है कि यही प्रश्न नहीं, नहीं, पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। नहीं तो मैंने ये पूछा कि ये इन्होंने दिया था रिसर्च का, इसलिए मैंने ये पूछा। सॉरी? देखिए मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जो है ना वो एक स्ट्रक्चरल इंटरव्यू कहलाता है, नॉन स्ट्रक्चर नहीं रहता, स्ट्रक्चर रहता है। तो स्ट्रक्चर में आपका पीएचडी और आपका जो रिसर्च किया है वो पेपर और आपके जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सपोज कीजिए आपने कॉमर्स पढ़ा है तो पूरे कॉमर्स से थोड़ी ना पूछते हैं। आपने पीएचडी सपोज कीजिए अकाउंट्स में किया है तो अकाउंट से पूछेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में किया है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से सवाल करेंगे। इकोनॉमिक्स को पूछ लेते हैं आपके इंटरेस्ट कितने हैं और उसी से पूछते हैं। सबसे अच्छी ये बात है कि वो इंटरेस्ट आपका पूछ लेते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही हुआ। मैंने कंफर्ट जोन देते हैं। हाँ, ये लगा आप लोगों की बातों से कि अंदर का माहौल बहुत ही आरामदेह बना होता है कि इसमें हाँ, हाँ, आपको आप अपने चारों तरफ घूम के रखे, कंफर्ट सबसे अच्छी बात है मैडम, अभी तक जो है ना वो मुझे लग रहा है कि फेयर ही सिलेक्शन हो रहा है और एलिगेशन लगाने में कुछ भी लगाएं, बट हाँ, वहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि बायसनेस है या फिर जो भी है। बस राहुल आपको सर, लगेगा। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अब तक बहुत सारे विषयों के सर। अभ्यर्थियों ने जा आकर के अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा किए हैं। ऐसे भी अभ्यर्थियां हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, और आप लोग तो ऐसे हैं जिनका चयन हो चुका है। ऐसा किसी ने ये एलिगेशन नहीं लगाया अब तक कि इंटरव्यू में किसी तरह का वहाँ पे
किसी तरह का किसी भी प्रकार की त्रुटि देखी गई या फिर फेयर नहीं हो रहा है, इस तरह का किसी ने क्लेम नहीं किया। तो ऑब्वियसली बाहर क्या कहा जा रहा है उसे नज़रअंदाज करें, ठीक है? और पूरी तरह से केवल आप इंटरव्यू पे हाँ, फोकस उससे रहें। आपका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। यस, तो यस। आप फोकस कीजिए, अपने इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जितने भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ना, उनका एपीआई जो है ना बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है। 82, 80, 81, मैक्सिमम 85। तो 82, 85 जो है ना, 82 वाले बीट कर जाते हैं 85 को। तो इंटरव्यू आप अगर आपका अच्छा गया है तो आप मतलब की श्योरिटी रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, कुमार कौशल सर, अपनी बातों को रखें। राहुल सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आपको बधाई कि आपका चयन भी हुआ सर और आपने ज्वाइन भी कर लिया। सर मेरा एक प्रश्न है कि मैं जो रिसर्च पब्लिकेशन जो सर आपने लगाया था, उसमें सर मैंने कहीं देखा था, जैसा कि ये राज्य सरकार जो सर एक चैनल आता है हायर एजुकेशन का, उसमें कहीं मैंने देखा था कि जैसे अगर एक जर्नल में कोई अगर 2 आर्टिकल आपका अगर पब्लिश हुआ है, तो एक ही आर्टिकल को आयोग मानता है। इसके रिगार्डिंग मैं एक बहुत ही जल्द ही एक आपके सामने बहुत ही इस ऑथेंटिक अपडेट ले आना चाहूँगा, ठीक है? वैसे इस पर राहुल सर का क्या कहना है, अपनी बातें रखें। आप प्रश्न समझ गए होंगे सर? जी, जी, जी। हुँ। देखिए, आपने एक ही जर्नल में 2 पब्लिकेशन है, तो वो डिपेंड करता है, अगर अगर एक ही, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि उसका इंडेक्स क्या है। जैसे कि अगर वो दिसंबर सेशन है, दिसंबर 2022 उसमें 2 है तो एक पेपर कंसीडर होगा। बट एक ही जर्नल है, एक दिसंबर में छपता है और उसके मतलब 3-3 महीने में अगर आता है, तो वो आपका 2 कंसीडर होगा। अच्छा, मतलब सेम में सर नहीं होना आपने चाहिए। दो दो वॉल्यूम सर अगर डिफरेंट है तो 2 काउंट होगा सर वो। हाँ, 2 काउंट होगा। वॉल्यूम 1 है और उसका पब्लिकेशन ईयर मंथ एक ही है, तो जी। आपका 2 पेपर है तो वो एक ही कंसीडर करेंगे। ओके। वैसे कुमार कौशल सर, इस पर मैं ऑथेंटिक एक आपके आप लोगों के समक्ष एक वीडियो ले हाँ। आऊँगा, कुछ डेटा बेस्ड के आधार पर कि आयोग द्वारा वास्तव में किया क्या जा रहा है, क्योंकि मेरे पास 2-4 अभ्यर्थियों के इस तरह के डेटा आए हैं। अभी मैं उसे जी। यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि आपके सामने डेटा के साथ ले आऊँगा तो वो चीज़ें और ऑथेंटिक होंगी। जी हाँ, नेक्स्ट कोई अपने प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट कोई हैं जो कि राहुल सर या फिर बिन्नी मैम से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अपने प्रश्न रख सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है सर सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए हैं सभी आपके प्रश्नों से उत्तर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो। जी हाँ, जरीना मैम, यस। जी। हाँ, राहुल प्रसाद सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सरलता के साथ सारी दुविधाओं को हमारे सामने रख दिया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। कोई सवाल हमारे पास और बचा नहीं। ओके, ओके। थैंक यू राहुल सर, आप जुड़े और आपके इस उदारता के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि सर आप दोबारा हम लोगों के बुलाने के एक बार पुनः आ गए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ, और पुनः से अपनी सारी बातों को स्पष्ट तौर पे रखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड बिन्नी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आईं। और राहुल सर आपका परिचय करा दें कि ये बिन्नी मैम जो हैं अभी तक के BSUSC द्वारा जो रिजल्ट आया उसकी सबसे यंगेस्ट ये हैं, सबसे यंग हैं ये। तो इसके लिए भी इनको एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। ओके, आप सभी यहाँ पर जुड़े, आप सबों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और जिनका इंटरव्यू होने वाला है सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा से इंटरव्यू कीजिए और उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होता है, तो और भी बच्चे जिनका इंटरव्यू होने वाला है उनको मार्क्स करके मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सर ये वीडियो को अंत करने से पहले मैं एक आग्रह करूंगा, यूट्यूब पर जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक लिंक आएगा जो कि हिंदी विषय के अभ्यर्थी जो होंगे उस लिंक के माध्यम से उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दें, जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा तो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को हम सभी सुन पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी बने रहें यहाँ पर अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू।